हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑडियो बुक लेजेंड्स पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का ये खास ऑडियो बुक। दोस्तों, क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है? उन अनगिनत टिमटिमाते तारों को देखकर कभी सोचा है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या उन तारों के भी अपने सूरज और अपनी दुनिया है, जिन पर हमारी तरह ही जीवन बसता हो? आज ये सवाल साइंस फिक्शन मूवीज और स्पेस मिशन का हिस्सा है, लेकिन सोचिए, आज से लगभग 450 साल पहले एक ऐसे इंसान ने यही सवाल उठाए थे। एक ऐसा इंसान जो समय से बहुत आगे था। उसने कहा था कि यह ब्रह्मांड अनंत है, इसके कोई किनारे नहीं है। उसने कहा था कि हर तारा अपने आप में एक सूरज है और उनके भी अपने ग्रह हैं जिन पर जीवन हो सकता है। ये वो बातें थीं जो उस वक्त के सबसे ताकतवर इंस्टीट्यूशन यानी चर्च की बुनियाद को हिला सकती थी। ये एक ऐसी सोच थी जिसे उस दौर का समाज पचा नहीं सकता था, और इस सोच की कीमत उस इंसान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उसे धर्म का दुश्मन कहा गया, उसे जिंदा जला दिया गया और उसकी राख को नदी में बहा दिया गया ताकि उसका कोई निशान तक न बचे। लेकिन वो विचारों को नहीं जला सके, वो उस चिंगारी को नहीं बुझा सके जो उसने पूरी दुनिया के जहन में लगा दी थी। आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं इतिहास के सबसे बहादुर, सबसे विद्रोही और सबसे मिसअंडरस्टूड फिलोसोफर जियोर्डनो ब्रूनो की। यह सिर्फ एक इंसान की बायोग्राफी नहीं है, यह एक विचार की कहानी है। एक ऐसे विचार की जो कैद और आग की लपटों से भी नहीं मर सका। चलिए मेरे साथ चलिए समय के उस दौर में जहां सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह था। अध्याय नंबर 1, एक विद्रोही दिमाग का जन्म। कैंपानिया की धरती से उठे सवाल। साल था 1538। इटली का दक्षिणी इलाका, जिसे किंगडम ऑफ नेपल्स के नाम से जाना जाता था। यहां नोला नाम का एक छोटा सा कस्बा था जो माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी के साय में बसा था। वही वेसुवियस जिसने सदियों पहले पोम्पेई शहर को अपनी राख में दफन कर दिया था। इसी कस्बे में जनवरी या फरवरी के महीने में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया फिलिप्पो ब्रूनो। उसके पिता गियोवन्नी ब्रूनो एक सिपाही थे और मां फ्राउलिसा सवोलिनो एक साधारण परिवार से थीं। परिवार बहुत अमीर नहीं था, बस गुजर बसर चल रही थी। लेकिन जिस माहौल में फिलिप्पो का बचपन गुजर रहा था वो साधारण नहीं था। वो इलाका प्राचीन ग्रीक फिलॉसफी, खासकर पाइथागोरस के विचारों से आज भी गूंजता था। हवा में ज्ञान और विद्रोह की एक अजीब सी महक थी। ब्रूनो की जिंदगी का सबसे पहला और शायद सबसे गहरा सबक किसी किताब से नहीं बल्कि कुदरत से मिला। उनके घर के पास एक पर्वत था, माउंट सिकाला। बचपन में फिलिप्पो अक्सर उस पर्वत पर चढ़कर दूर माउंट वेसुवियस को देखा करते थे। यहां से वेसुवियस उन्हें एक काला, बंजर और धुंध में लिपटा हुआ डरावना पर्वत नजर आता था। लेकिन जब वो असल में वेसुवियस के पास गए, उसकी ढलानों पर घूमे, तो वो हैरान रह गए। वो पर्वत तो अंगूर के बागों से भरा था, हरा भरा और जिंदगी से भरपूर था। और जब उन्होंने वहां से पलटकर अपने घर के पर्वत माउंट सिकाला को देखा, तो अब वो उन्हें बेरंग और उजाड़ लग रहा था। ये एक छोटा सा अनुभव था, लेकिन एक बच्चे के दिमाग पर इसने एक गहरी छाप छोड़ी। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि हमारी आंखें, हमारे सेंसेस हमें धोखा देते हैं। सच वो नहीं होता जो दिखता है। सच इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कहां से देख रहे हैं। रिलेटिविटी का यह पहला पार्ट था। अगर किसी चीज का सेंटर इस बात पर निर्भर करता है कि देखने वाला कहां खड़ा है, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स का कोई एक फिक्स्ड सेंटर हो ही नहीं सकता। यह विचार एक बीज की तरह उसके दिमाग में बो दिया गया था, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े और खतरनाक वृक्ष में बदलने वाला था। 14 साल की उम्र में 1562 में ब्रूनो को पढ़ने के लिए नेपल्स भेजा गया। उस दौर का नेपल्स ज्ञान का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ के स्टेडियम जनराले में उन्होंने ह्यूमैनिटीज, लॉजिक और डायलेक्टिक्स की पढ़ाई की। यहीं पर उनका सामना अरस्तू के दर्शन और इब्न रुश्द जैसे अरब विचारकों की फिलॉसफी से हुआ। ब्रूनो का दिमाग एक स्पंज की तरह था, जो हर नए विचार को सोख लेता था। उनकी सीखने की भूख कभी खत्म नहीं होती थी, लेकिन ये भूख ही उनके लिए आगे चलकर मुसीबत बनने वाली थी। 17 साल की उम्र में 1565 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। वो डोमिनिकन ऑर्डर में शामिल हो गए, जो उस समय के सबसे प्रतिष्ठित
और बौद्धिक रूप से ताकतवर मठों में से एक था। ये वही ऑर्डर था जिससे कभी थॉमस एक्विनास जैसे महान थियोलॉजियन जुड़े थे। मठ में प्रवेश करते ही फिलिप्पो ने अपना नाम बदलकर जॉर्डनो रख लिया, अपने मेटाफिजिक्स के ट्यूटर जॉर्डनो क्रिस्पो के सम्मान में। मठ एक बौद्धिक किला था। यहाँ जॉर्डनो ब्रूनो को एक कठोर और अनुशासित शिक्षा मिली। उन्होंने धर्म, दर्शन और विज्ञान का गहरा अध्ययन किया। 1572 में उन्हें एक कैथोलिक पादरी के रूप में नियुक्त किया गया और 1573 में उन्होंने अपनी पहली प्रार्थना सभा आयोजित की। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। एक होनहार नौजवान पादरी जो चर्च की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर रहा था। लेकिन मठ की ऊंची दीवारों के पीछे ब्रूनो का दिमाग उन सीमाओं को तोड़ रहा था जिन्हें चर्च ने सदियों से बनाया था। इसी दौरान उन्होंने आर्ट ऑफ मेमोरी यानी स्मृति कला में असाधारण महारत हासिल कर ली। ये एक प्राचीन ग्रीक और रोमन तकनीक थी जिसमें किसी भी विचार या जानकारी को एक इमेज बनाकर अपने दिमाग में एक खास जगह पर स्टोर कर लिया जाता था। ब्रूनो ने इस तकनीक को मध्ययुगीन रहस्यवादी रेमन लल के कॉम्बिनेटरी लॉजिक और हर्मेटिक फिलॉसफी के साथ मिलाकर एक नया और शक्तिशाली सिस्टम बना दिया। उनकी याददाश्त इतनी तेज हो गई थी कि उसकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। 1571 में उन्हें पोप पायस पंचम और कार्डिनल रेबिबा के सामने अपनी इस कला का प्रदर्शन करने के लिए रोम बुलाया गया। उन्होंने अपनी एक किताब ऑन द आर्क ऑफ नोआ पोप को समर्पित भी की। लेकिन जहां एक तरफ उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें सम्मान दिला रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति उन्हें खतरनाक रास्तों पर ले जा रही थी। मठ के नियमों के अनुसार हर पादरी के कमरे में संतों की तस्वीरें होनी चाहिए थीं, लेकिन ब्रूनो ने अपने कमरे से सभी तस्वीरें हटा दी, सिवाय एक सूली के। वो नए पादरियों को सलाह देते थे कि वो 7 जॉयज ऑफ मैरी जैसी हल्की फुल्की धार्मिक किताबें पढ़ने के बजाय गंभीर थियोलॉजी का अध्ययन करें। ये छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन ये एक बड़ी बगावत का संकेत थी। खतरा तब और बढ़ गया जब उन्होंने गुप्त रूप से डेसिडेरियस इरास्मस की प्रतिबंधित किताबों को हासिल किया और उन पर नोट्स बनाए। इरास्मस चर्च के पाखंड पर सवाल उठाने वाले एक बड़े विचारक थे और उनकी किताबें पढ़ना सख्त मना था। जब अधिकारियों को शक हुआ तो ब्रूनो को वो किताबें मठ के टॉयलेट में छिपानी पड़ी। मामला तब सबसे ज्यादा गंभीर हो गया जब 1576 में ये अफवाहें फैलने लगीं कि ब्रूनो एरियन हेरेसी का बचाव कर रहे हैं। एरियन हेरेसी एक पुरानी धारणा थी जो मानती थी कि जीसस क्राइस्ट ईश्वर के बराबर नहीं थे, बल्कि ईश्वर और इंसान के बीच एक मध्यस्थ थे। ये कैथोलिक धर्म की सबसे बुनियादी मान्यता यानी ट्रिनिटी पर सीधा हमला था। ब्रूनो के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी थी। उन्हें पता था कि अगर उन पर धर्म विरोध का मुकदमा चला तो इसका अंजाम मौत हो सकता है। इंक्विजिशन यानी चर्च की खुफिया पुलिस ऐसे मामलों में बेहद क्रूर थी। ब्रूनो ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने पादरी का चोगा उतारा, अपनी पहचान छिपाई और नेपल्स से भाग निकले। ये सिर्फ एक शहर से भागना नहीं था, ये एक जिंदगी से, एक सिस्टम से और एक ऐसी दुनिया से भागना था जो उनके सवालों को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। एक अंतहीन निर्वासन की जिंदगी शुरू हो चुकी थी। उन्हें नहीं पता था कि वो कहां जा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह पता था कि वो रुक नहीं सकते। उनके दिमाग में जो आग लगी थी वो अब उन्हें पूरी दुनिया में भटकाने वाली थी। पर क्या ये दुनिया उनके विचारों को स्वीकार कर पाएगी या हर जगह उन्हें सिर्फ दीवारें ही मिलेंगी? ये जानने के लिए हमें ब्रूनो के साथ इस सफर पर आगे चलना होगा। अध्याय नंबर 2, भगोरा स्कॉलर और प्रोटेस्टेंट दुनिया से टकराव। जेनेवा का कड़वा सबक। नेपल्स से भागकर ब्रूनो ने उस जिंदगी में कदम रखा जो एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा बनने वाली थी। उनका डोमिनिकन चोगा उतर चुका था और अब वो एक सेक्युलर स्कॉलर थे, एक ऐसा इंसान जिसके पास न कोई घर था न कोई ठिकाना, बस दिमाग में भरे हुए विचार और दिल में जलती हुई एक आग थी। सबसे पहले वो रोम पहुंचे, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि ये शहर जो कैथोलिक दुनिया का केंद्र था, उनके लिए नेपल्स से भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ इंक्विजिशन की पकड़ और भी मजबूत थी। वो वहां से भी भाग निकले और उत्तरी इटली के शहरों में भटकने लगे। जिंदगी चलाने के लिए उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। वो नोली, सवोना और जेनुआ जैसे बंदरगाह वाले शहरों में रुके, जहां उन्होंने बच्चों को ग्रामर पढ़ाया और स्थानीय अमीरों को
एस्ट्रोनॉमी के बेसिक सिद्धांत सिखाए। वो एक शहर से दूसरे शहर जाते, कुछ दिन पढ़ाते, और जैसे ही उन्हें लगता कि उनकी पहचान उजागर होने का खतरा है, वो वहां से निकल जाते। ये एक अकेली और मुश्किल जिंदगी थी। 1577 में वो वेनिस पहुंचे। वेनिस उस समय इटली के दूसरे शहरों से थोड़ा ज्यादा आजाद था और यहाँ पब्लिशिंग का काम खूब होता था। यहीं पर उन्होंने अपनी पहली किताब प्रकाशित की, जिसका नाम था दे सेग्नी द टेम्पी। ये किताब एस्ट्रोनॉमी और मीटियोरोलॉजी पर थी, लेकिन दुर्भाग्य से आज ये किताब खो चुकी है। वेनिस में भी वो ज्यादा दिन नहीं टिक सके। काउंटर रिफॉर्मेशन का दबाव पूरे इटली पर बढ़ता जा रहा था। ये वो दौर था जब कैथोलिक चर्च प्रोटेस्टेंट सुधारों के जवाब में और भी ज्यादा कट्टर और असहिष्णु होता जा रहा था। ब्रूनो को एहसास हो गया कि इटली में उनके लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें आल्प्स के पर्वतों को पार करना होगा, एक नई दुनिया में जाना होगा, जहां शायद उन्हें अपने विचार रखने की आजादी मिल सके। 1579 में ब्रूनो ने आल्प्स पार किया और जेनेवा पहुंचे। जेनेवा उस वक्त कैल्विनिज्म का गढ़ था, प्रोटेस्टेंट धर्म की एक प्रमुख शाखा। यह शहर इटली से भागे हुए धार्मिक शरणार्थियों के लिए एक पनाहगाह माना जाता था। ब्रूनो को उम्मीद थी कि यहाँ कैथोलिक चर्च की कट्टरता से दूर उन्हें एक खुला माहौल मिलेगा। शुरुआत में ऐसा लगा भी। उन्होंने औपचारिक रूप से कैल्विनिज्म अपना लिया, जेनेवा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर अपना नाम दर्ज कराया और उन्हें मार्कस द विको जैसे प्रभावशाली लोगों से आर्थिक मदद भी मिली। ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी भटकती हुई जिंदगी को एक ठिकाना मिल गया है। लेकिन ब्रूनो की शख्सियत में एक ऐसी चीज थी जो उन्हें कहीं भी चैन से नहीं रहने देती थी। उनका बौद्धिक अहंकार और किसी भी तरह का समझौता न करने की आदत। वो अपनी जान बचाने के लिए नियम मान सकते थे, लेकिन अपने विचारों की सच्चाई पर वो किसी से बहस करने से नहीं चूकते थे। जल्द ही जेनेवा में भी उनका टकराव शुरू हो गया। उन्होंने एक छोटा सा पर्चा छापा, जिसमें उन्होंने एंटोनी दे लाफे नाम के एक प्रतिष्ठित फिलॉसफी प्रोफेसर की तीखी आलोचना की। लाफे कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो केल्विन के उत्तराधिकारी थियोडोर बेजा के करीबी थे। ये सीधे सीधे जेनेवा के इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट को चुनौती देने जैसा था। नतीजा तुरंत सामने आया। जेनेवा के अधिकारियों ने ब्रूनो और उनके प्रिंटर जीन बर्जियन को गिरफ्तार कर लिया। उनसे कहा गया कि वो तुरंत माफी मांगे, लेकिन ब्रूनो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो अपने लिखे हुए हर शब्द का बचाव करेंगे। इस अरियल रवैये के कारण उन्हें रिफॉर्म चर्च से बहिष्कृत कर दिया गया, यानी एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा झटका था। जिस आजादी की तलाश में वो कैथोलिक दुनिया से भागे थे, वही आजादी उन्हें प्रोटेस्टेंट दुनिया में भी नहीं मिली। आखिरकार उन्हें घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने पर मजबूर किया गया, ताकि उन्हें चर्च की सहभागिता का अधिकार वापस मिल सके। जैसे ही ये हुआ, ब्रूनो ने तुरंत वो शहर छोड़ दिया। उनका प्रोटेस्टेंट धर्म की सहिष्णुता से पूरी तरह मोह भंग हो चुका था। उन्होंने एक कड़वा सबक सीखा था। कट्टरता किसी एक धर्म की जागीर नहीं होती। ये हर उस सिस्टम में मौजूद होती है जो सवालों से डरता है। जेनेवा से निकलकर ब्रूनो फ्रांस पहुंचे। अगले 2 साल 1579 से 1581 तक उन्होंने टूलूज यूनिवर्सिटी में अरस्तू के ग्रंथ ऑन द सोल पर लेक्चर दिए। टूलूज एक कैथोलिक गढ़ था, लेकिन उस समय फ्रांस धार्मिक युद्धों की आग में जल रहा था। जब टूलूज में भी राजनीतिक माहौल अस्थिर हो गया, तो ब्रूनो ने पेरिस का रुख किया। 1581 में वो पेरिस पहुंचे और यहां आकर जैसे उनकी किस्मत ने एक नाटकीय मोड़ लिया। पेरिस उस समय यूरोप का कल्चरल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल था। यहाँ के माहौल में ब्रूनो के विचारों को एक मंच मिला। उनकी असाधारण याददाश्त और उनके गहरे ज्ञान ने जल्द ही लोगों का ध्यान खींचा। 1582 में उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण किताब प्रकाशित की, दे उम्ब्रिस इडियारम। ये किताब सिर्फ मेमोरी टेक्निक पर नहीं थी। ये मन और वास्तविकता के बीच के जटिल रिश्ते पर एक गहरा दार्शनिक ग्रंथ था। इस किताब और ब्रूनो की बौद्धिक क्षमता ने फ्रांस के राजा हेनरी तृतीय का ध्यान आकर्षित किया। राजा हेनरी तृतीय खुद भी रहस्यवाद और फिलॉसफी में गहरी रुचि रखते थे। वो ब्रूनो की मेमोरी की कला से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें लगा कि ब्रूनो के पास कोई जादुई शक्ति है। राजा ने ब्रूनो को एक रॉयल रीडर के तौर पर नियुक्त कर लिया, जिससे उन्हें एक नियमित आय और सबसे महत्वपूर्ण शाही संरक्षण मिल गया। पहली बार ब्रूनो को एक ऐसा पावरफुल प्रोटेक्टर मिला था जो उन्हें उनके दुश्मनों से बचा सकता था। राजा के संरक्षण में ब्रूनो का आत्मविश्वास और उनकी रचनात्मकता अपने चरम पर पहुंच गई। उन्होंने एक डार्क कॉमेडी नाटक लिखा,
इल कैंडलियो, जिसमें उन्होंने उस समय के समाज के पाखंड, भ्रष्टाचार और नैतिक पतन का मजाक उड़ाया। उन्होंने कैंटस सिरसियस नाम की एक और किताब लिखी, जिसमें उन्होंने मेमोरी की कला पर जादुई सिद्धांतों को लागू किया। पेरिस में ब्रूनो को वो सम्मान और सुरक्षा मिली जिसके लिए वो सालों से तरस रहे थे। वो अब एक भगोड़े नहीं, बल्कि एक सेलिब्रेटेड इंटेलेक्चुअल थे। लेकिन क्या ये शांति हमेशा के लिए थी? ब्रूनो का दिमाग शांत बैठने वाला नहीं था। वो पेरिस की आरामदायक जिंदगी से संतुष्ट नहीं थे। उनके अंदर का दार्शनिक उन्हें एक बड़ी लड़ाई के लिए उकसा रहा था। एक ऐसी लड़ाई जो ब्रह्मांड के बारे में इंसान की पूरी समझ को बदलने वाली थी। और इस लड़ाई का मैदान बनने वाला था इंग्लैंड। राजा हेनरी तृतीय के एक सिफारिशी खत के साथ ब्रूनो एक नए सफर पर निकलने के लिए तैयार थे। एक ऐसा सफर जो उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे ऊंचे शिखर पर भी ले जाएगा और सबसे गहरे खतरों में भी धकेल देगा। अध्याय नंबर 3, लंदन का शिखर और एक जासूस की परछाई। ब्रह्मांड के अनंत रहस्य। साल था 1583, वसंत का मौसम। फ्रांस के राजा हेनरी तृतीय के सिफारिशी खत को अपनी जेब में रखे जियोर्नो ब्रूनो ने इंग्लिश चैनल पार किया और लंदन में कदम रखा। ये शहर उनके जीवन का सबसे विस्फोटक, सबसे रचनात्मक और सबसे खतरनाक दौर साबित होने वाला था। वो लंदन में फ्रेंच एम्बेसी में रहने लगे, जो सैलिसबरी कोर्ट में स्थित थी। उन्हें फ्रांस के राजदूत मिशेल द कैसलनो का संरक्षण प्राप्त था। कैसलनो एक विद्वान और समझदार इंसान थे, जिन्होंने ब्रूनो को न सिर्फ रहने की जगह दी, बल्कि एक बौद्धिक माहौल भी प्रदान किया। लंदन में अगले 2 साल ब्रूनो के विचार जैसे किसी ज्वालामुखी की तरह फटे। यहीं पर उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध और क्रांतिकारी ग्रंथ लिखे, जिन्हें इटालियन डायलॉग्स के नाम से जाना जाता है। ये किताबें इतनी खतरनाक थीं कि कोई भी पब्लिशर उन्हें अपने नाम से छापने को तैयार नहीं था। इन्हें गुप्त रूप से जॉन चार्लवुड नाम के एक प्रिंटर ने झूठे प्रकाशक के नाम और पते के साथ छापा, ताकि सेंसरशिप से बचा जा सके। इन किताबों ने मध्य युगीन ब्रह्मांड की पूरी धारणा को ध्वस्त कर दिया। 1584 में आई उनकी किताब ला सेना डेले सेनेरी में उन्होंने कोपरनिक्स के हेलियोसेंट्रिक मॉडल का बचाव किया। कोपरनिक्स ने कहा था कि पृथ्वी नहीं, बल्कि सूरज ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन ब्रूनो कोपरनिक्स से भी कई कदम आगे निकल गए। कोपरनिक्स का यूनिवर्स अभी भी एक सीमित यूनिवर्स था, जो तारों के एक गोले से घिरा हुआ था। ब्रूनो ने तर्क दिया कि यह यूनिवर्स अनंत है, इसका कोई केंद्र नहीं है और इसकी कोई परिधि नहीं है। आप सोचकर देखिए, यह विचार कितना रेडिकल था। जिस दुनिया में लोग मानते थे कि पृथ्वी ही सब कुछ है और बाकी सब कुछ उसके चारों ओर घूमता है, वहां एक आदमी कह रहा था कि इस ब्रह्मांड में कोई भी जगह खास नहीं है, कोई भी केंद्र नहीं है। अपनी अगली मास्टरपीस दे l'infinito universo e mondi में उन्होंने इस विचार को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आसमान में दिखने वाले तारे असल में दूर के सूरज हैं, और जैसे हमारे सूरज के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, वैसे ही उन अनगिनत सूरजों के भी अपने ग्रह हैं, और उन ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है, शायद हमारी तरह ही बुद्धिमान जीवन। यह कॉस्मिक प्लूरलिज्म का सिद्धांत था। ब्रूनो का तर्क थियोलॉजी पर आधारित था। उन्होंने कहा कि ईश्वर अनंत और सर्वशक्तिमान है, तो उसकी बनाई हुई रचना सीमित कैसे हो सकती है? एक अनंत कारण का प्रभाव भी अनंत ही होना चाहिए। एक सीमित ब्रह्मांड बनाना ईश्वर की शक्ति पर एक बेवजह की सीमा लगाने जैसा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बाइबल को नैतिक शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि एस्ट्रोनॉमी की टेक्स्ट बुक के तौर पर। यह विज्ञान और धर्म के बीच एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचने जैसा था, जिसकी हिम्मत दशकों बाद गैलीलियो भी बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे। ब्रूनो के विचार किसी टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन या वैज्ञानिक प्रयोग पर आधारित नहीं थे। वे गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन का नतीजा थे, जिसमें हार्मेटिक फिलॉसफी का बहुत बड़ा प्रभाव था। उनकी एक और किताब स्पाचियो दे ला बेस्टिया ट्रियोनफांटे में उन्होंने ईसाई धर्म के डोगमा पर एक सांकेतिक हमला किया। उन्होंने प्राचीन मिस्र के जादुई धर्म की वापसी का प्रस्ताव रखा। वो यूनिवर्स को एक जीवित प्राणी के रूप में देखते थे, जिसमें एक यूनिवर्सल आत्मा बसी हुई है। उन्होंने कहा कि असली जानवर जिसे बाहर निकालने की जरूरत है, वो है कट्टरता, अज्ञानता और धार्मिक असहिष्णुता। उनके इन विचारों ने सर फुल्क ग्रेविल जैसे कुछ बुद्धिजीवियों को तो मंत्रमुग्ध कर दिया, लेकिन इंग्लैंड के एकेडमिक एस्टैब्लिशमेंट को नाराज कर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहस के दौरान माहौल इतना बिगड़ गया
कि दोनों पक्षों में गहरी दुश्मनी हो गई। ब्रूनो ने ऑक्सफोर्ड के विद्वानों के दकियानुसीपन का मजाक उड़ाया, तो उन्होंने ब्रूनो के इटालियन लहजे, उनके अजीब हाव भाव का मजाक उड़ाया और उन पर दूसरे फिलोसोफर मार्सिलियो फिसिनो के विचारों को चुराने का आरोप लगाया। लेकिन ब्रूनो की लंदन की कहानी सिर्फ फिलॉसफी और किताबों तक सीमित नहीं थी। इस बौद्धिक सतह के नीचे एक और दुनिया पल रही थी, एलिजाबेथन जासूसी की खतरनाक दुनिया। जिस फ्रेंच एम्बेसी में ब्रूनो रह रहे थे, वो कैथोलिक साजिशों का एक अड्डा थी। यहाँ रानी एलिजाबेथ प्रथम की हत्या करने और उनकी जगह स्कॉटलैंड की रानी मैरी को इंग्लैंड की गद्दी पर बिठाने की योजनाएं बन रही थीं। इतिहासकार जॉन बॉसी ने अपनी गहन रिसर्च के बाद एक चौंकाने वाला सिद्धांत सामने रखा है। उनका मानना है कि इसी एम्बेसी के अंदर एक जासूस काम कर रहा था, जो हेनरी फेगोट के छद्म नाम से रानी एलिजाबेथ के जासूसों के प्रमुख सर फ्रांसिस वालसिंघम को खुफिया जानकारी भेज रहा था। फेगोट द्वारा दी गई जानकारी बेहद सटीक और महत्वपूर्ण होती थी। बॉसी का दावा है कि ये हेनरी फेगोट कोई और नहीं बल्कि खुद जोर्डनो ब्रूनो थे। इस थ्योरी के अनुसार ब्रूनो ने एम्बेसी में एक बुद्धिजीवी और दार्शनिक के रूप में अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कैथोलिक साजिशकर्ताओं से जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया। वो लॉर्ड हेनरी हॉवर्ड जैसे लोगों से मिलते और थ्रोकमोर्टन प्लॉट जैसी साजिशों की जानकारी वालसिंघम तक पहुंचाते थे। अप्रैल 1583 से फेगोट ने वालसिंघम को ड्यूक ऑफ गोइस की हरकतों, किंग जेम्स के लिए भेजे गए संदेशों और कैथोलिक विद्रोहियों की योजनाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट भेजना शुरू कर दिया था। अगर ब्रूनो ही फेगोट थे, तो उनका मकसद पैसा नहीं बल्कि विचारधारा थी। ब्रूनो कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन की कट्टरता से नफरत करते थे और स्पेनिश साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव से डरते थे। शायद उन्होंने रानी एलिजाबेथ को एक प्रैक्टिकल और स्थिर शासक के रूप में देखा और पोपसी को उस ज्ञान और दर्शन के दुश्मन के रूप में देखा जिसे वो दुनिया में लाना चाहते थे। फेगोट द्वारा दी गई खुफिया जानकारी के कारण अंततः कई साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया और मौत की सजा दी गई। इसने अप्रत्यक्ष रूप से मैरी, क्वीन ऑफ स्कॉट्स के भाग्य पर भी मुहर लगा दी। यह एक डबल लाइफ थी। दिन में वो एक क्रांतिकारी दार्शनिक थे जो अनंत ब्रह्मांडों के रहस्य खोल रहे थे, और रात में वो एक जासूस थे जो एक रानी के जीवन और एक देश के भविष्य को बचाने के लिए एक खतरनाक खेल खेल रहे थे। ये ब्रूनो के किरदार की जटिलता को दिखाता है। वो सिर्फ एक किताबी कीड़ा नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जो अपने आदर्शों के लिए असली दुनिया की कीचड़ में उतरने से भी नहीं डरते थे। लेकिन जब 1585 में उनके संरक्षक राजदूत कैसलनो को वापस फ्रांस बुला लिया गया, तो लंदन में ब्रूनो की सुरक्षा का किला ढह गया। उन्हें इंग्लैंड छोड़ना पड़ा। वो एक बार फिर एक भगोड़े थे, लेकिन इस बार उनके विचार और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। वो अपने पीछे एक बौद्धिक क्रांति की चिंगारी छोड़ आए थे, लेकिन आगे का रास्ता और भी ज्यादा अनिश्चित और कांटों भरा था। अध्याय नंबर 4, भटकता हुआ जादूगर और इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने का रहस्य। इंग्लैंड से निकलकर ब्रूनो जब 1585 में पेरिस वापस लौटे, तो ये वो पेरिस नहीं था जिसे वो छोड़कर गए थे। शहर धार्मिक हिंसा की आग में जल रहा था। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच का संघर्ष अपने चरम पर था। ऐसे माहौल में ब्रूनो जैसे रेडिकल विचारक के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्होंने अरस्तू की फिजिक्स के खिलाफ कॉलेज द कैम्ब्राई में एक सार्वजनिक बहस आयोजित करने की कोशिश की, लेकिन इसका नतीजा अकादमिक हंगामे के रूप में निकला। उन्हें एहसास हो गया कि फ्रांस अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है। यहां से उनकी जिंदगी का एक और खानाबदोश अध्याय शुरू हुआ। वो सेंट्रल यूरोप के विश्वविद्यालयों में भटकने लगे, एक शहर से दूसरे शहर, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी। उन्होंने मार्बर्ग, विटनबर्ग, प्राग, हेल्मस्टेड और फ्रैंकफर्ट में लेक्चर दिए, लेकिन उनका अरियल स्वभाव और अपने विचारों पर अटूट विश्वास हर जगह उनके लिए दुश्मन पैदा कर देता था। प्राग में उन्हें कुछ समय के लिए सम्राट रुडोल्फ द्वितीय का संरक्षण मिला, जो खुद भी रहस्यवाद और कीमियागरी में रुचि रखते थे, लेकिन यह भी अस्थायी साबित हुआ। हेल्मस्टेड यूनिवर्सिटी में उनका धार्मिक अधिकारियों से टकराव हो गया। इस बार उन्हें लूथरन चर्च से बहिष्कृत कर दिया गया। यह एक अजीब विडंबना थी। जियोर्नो ब्रूनो अब दुनिया के अकेले ऐसे इंसान थे जिन्हें कैथोलिक, कैल्विनिस्ट और लूथरन यानी ईसाई धर्म की तीनों प्रमुख शाखाओं ने अपने यहां से निकाल दिया था। वो किसी भी खेमे के नहीं थे, वो अकेले थे, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे थे। इसी भटकते हुए दौर में, खासकर जर्मनी में बिताए गए समय में,
ब्रूनो का ध्यान प्राकृतिक जादू पर केंद्रित हुआ। लेकिन ब्रूनो के लिए जादू का मतलब झाड़ फूंक या काला जादू नहीं था। उनके लिए जादू यूनिवर्स के छिपे हुए नियमों को समझने और उन्हें प्रभावित करने का एक विज्ञान था। इसी दौरान उन्होंने अपने सेक्रेटरी गिरोलामो बेसलर को कुछ ग्रंथ लिखवाए, जिनमें से एक था द विंकुलस इन जेनरे, जो 1591 में प्रकाशित हुआ। ये किताब, जो पहली नजर में जादू टोने पर एक ग्रंथ लगती है, असल में मास साइकोलॉजी, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और सोशल डायनामिक्स पर लिखा गया एक अभूतपूर्व ट्रीटाइज है। आधुनिक विद्वान इसे 20वीं सदी के प्रोपेगेंडा थ्योरी का एक शुरुआती रूप मानते हैं। इस किताब में ब्रूनो ने एक क्रांतिकारी सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि पूरा समाज अदृश्य मल्टी चैनल्ड बॉन्ड्स से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये बंधन इंसानी इच्छा, भावना, डर और कल्पना के धागों से बुने जाते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इंसान की सभी भावनाएं अंततः एक ही ड्राइविंग फोर्स से निकलती हैं, इरोस यानी प्रेम या इच्छा। एक सफल राजनेता या जादूगर, ब्रूनो के अनुसार, वो होता है जो ब्रूट फोर्स या सीधी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो लोगों की सामूहिक कल्पना को मैनिपुलेट करता है। वो जनता की इच्छाओं और उम्मीदों को गहराई से समझता है और फिर ऐसी छवियां, ध्वनियां और प्रतीक बनाता है जो लोगों को उसकी इच्छा से बांध लेते हैं। वो लोगों को यह भ्रम देता है कि वो उनकी गहरी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस था। ब्रूनो कह रहे थे कि सत्ता का असली खेल लोगों के दिमाग में खेला जाता है। जादू असल में सोशियोलॉजिकल है, लेकिन इस खेल में एक बहुत बड़ा खतरा है। ब्रूनो ने चेतावनी दी कि जो जादूगर दूसरों पर अपनी भावनाओं का जाल फेंकता है, उसे खुद उस जाल से अलग और इम्यून रहना होगा। अगर वो खुद उन भावनात्मक कल्पनाओं में फंस गया जिन्हें वो दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहा है, तो वो अपने ही बनाए हुए मंत्रों का गुलाम बन जाएगा। यह विश्लेषण इतना गहरा था कि इसने 20वीं सदी के राजनीतिक विचारकों को भी हैरान कर दिया। ब्रूनो ने सदियों पहले ही समझ लिया था कि सहमति, प्रोपेगेंडा और अप्रत्यक्ष नियंत्रण के जरिए जनता को कैसे काबू में किया जा सकता है। वो सिर्फ ब्रह्मांड के रहस्यों को नहीं समझ रहे थे, वो इंसान की आत्मा और समाज के छिपे हुए मैकेनिज्म को भी समझ रहे थे। जर्मनी में रहते हुए ही उनके बारे में एक और अफवाह फैलने लगी। कहा जाने लगा कि ब्रूनो एक गुप्त समाज चला रहे हैं, जिसे ग्योर्डनेस्टी के नाम से जाना जाता है। यह कथित तौर पर जर्मन लूथरन्स और हर्मेटिक फिलोसोफर्स का एक समूह था, जिसका मकसद रूढ़िवादी धार्मिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और सहिष्णुता और प्राकृतिक धर्म पर आधारित एक नया युग स्थापित करना था। क्या यह ग्योर्डनेस्टी वास्तव में एक संगठित नेटवर्क था, या ये सिर्फ ब्रूनो के दिमाग की एक महत्वाकांक्षी योजना थी? ये आज भी बहस का विषय है, लेकिन बाद में उनके मुकदमे के दौरान दी गई गवाहियों से यह पता चलता है कि वो इस आंदोलन को औपचारिक रूप देने के लिए जर्मनी वापस लौटने का इरादा रखते थे। कैथोलिक चर्च के लिए यह एक अस्तित्व का खतरा था। एक ऐसा आदमी जो न सिर्फ उनके धर्म की बुनियाद पर सवाल उठा रहा था, बल्कि अब उनके खिलाफ एक संगठित आंदोलन खड़ा करने की कोशिश भी कर रहा था। फ्रैंकफर्ट में 1591 में ब्रूनो ने अपनी 3 बड़ी लैटिन कविताएं प्रकाशित की, जो उनके दार्शनिक विचारों का निचोड़ थीं। इन रचनाओं में उन्होंने एटोमिज्म, गणित और ब्रह्मांड की अनंत प्रकृति पर अपने सिद्धांतों को एक परिपक्व मेटाफिजिकल सिस्टम में ढाला। वो अपनी बौद्धिक शक्ति के शिखर पर थे, लेकिन इसी शिखर पर खड़े होकर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे घातक गलती की। उन्हें इटली से एक निमंत्रण मिला, एक ऐसा निमंत्रण जो सुनहरा अवसर लग रहा था, लेकिन असल में एक जानलेवा जाल था। ब्रूनो, जो पूरी दुनिया से लड़ रहे थे, शायद अपने वतन की मिट्टी की पुकार को अनसुना नहीं कर सके, या शायद उन्हें अपनी बौद्धिक शक्ति पर इतना भरोसा हो गया था कि उन्हें लगा कि वो किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका अगला कदम उन्हें सीधे इंक्विजिशन के अंधेरे तहखानों में ले जाने वाला है, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अध्याय नंबर 5, वेनिस का जाल और एक दोस्त का धोखा। 1591 में जॉर्डनो ब्रूनो ने आल्प्स के पर्वतों को एक बार फिर पार किया और अपनी मातृभूमि इटली में वापस कदम रखा। यह एक ऐसा फैसला था जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह एक घातक भूल थी। ब्रूनो को ऐसा क्यों लगा कि इटली अब उनके लिए सुरक्षित है? शायद इसलिए कि उस समय के कट्टरपंथी पोप सिक्सटस पंचम की मृत्यु हो चुकी थी और उन्हें लगा कि बौद्धिक माहौल थोड़ा नरम हो गया है। वो पाडुआ यूनिवर्सिटी में गणित की एक प्रतिष्ठित चेयर हासिल करने की उम्मीद भी कर रहे थे। वही पद
जो 1 साल बाद गैलीलियो गैलीली को मिला। लेकिन इटली वापस आने का सबसे बड़ा कारण एक निमंत्रण था। यह निमंत्रण वेनिस के एक रईस गियोवन्नी मोसेनिगो ने भेजा था। मोसेनिगो वेनिस के एक प्रमुख परिवार का वंशज था और ब्रूनो की आर्ट ऑफ मेमोरी और प्राकृतिक जादू की प्रसिद्धि से बहुत प्रभावित था। उसने ब्रूनो को एक आकर्षक प्रस्ताव दिया। वो वेनिस आए, उसे ट्यूटर करें और बदले में वो उन्हें पूरी सुरक्षा और ऐशो आराम देगा। ब्रूनो के लिए ये एक लोभनीय प्रस्ताव था। सालों की भटकन के बाद शायद उन्हें एक स्थिर जीवन मिल सकता था। वो वेनिस चले गए और मोसेनिगो को पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ महीने वेनिस और पाडुआ के बीच आते जाते रहे, लेकिन ये रिश्ता बहुत जल्द खराब होने लगा। मोसेनिगो एक अधीर और शायद थोड़ा कम दिमाग का इंसान था। उसे उम्मीद थी कि ब्रूनो उसे कोई जादुई शॉर्टकट सिखा देंगे जिससे उसे अलौकिक शक्तियां मिल जाएंगी। लेकिन ब्रूनो उसे फिलॉसफी और मेमोरी टेक्निक्स के जटिल सिद्धांत पढ़ा रहे थे। मोसेनिगो को लगने लगा कि ब्रूनो जानबूझकर अपने असली रहस्य उससे छिपा रहे हैं। उसका मोहभंग धीरे धीरे गुस्से और शक में बदलने लगा। मई 1592 में ब्रूनो ने फ्रैंकफर्ट वापस जाने की अपनी योजना के बारे में मोसेनिगो को बताया, ताकि वो अपनी किताबों की छपाई की देखरेख कर सकें। यह सुनकर मोसेनिगो आग बबूला हो गया। उसे लगा कि ब्रूनो उसे धोखा देकर भाग रहा है। उसने एक रात ब्रूनो को अपने घर के एक अटारी में बंद कर दिया। इसके बाद उसने वो किया जो इतिहास में सबसे कुख्यात धोखों में से एक माना जाता है। अपने कन्फेसर यानी पादरी की सलाह पर मोसेनिगो ने वेनिस इंक्विजिशन को 3 खत लिखे। इन खतों में उसने ब्रूनो पर भयानक और ईशनिंदापूर्ण आरोप लगाए। उसने लिखा कि ब्रूनो ट्रिनिटी को नहीं मानता। वो कहता है कि क्राइस्ट ने अपने चमत्कार जादू से किए थे। वो अनंत दुनियाओं के अस्तित्व का दावा करता है और वो व्यक्तिगत रूप से अनैतिक आचरण में लिप्त है। ये आरोप ब्रूनो को मौत की सजा दिलाने के लिए काफी थे। खत लिखने के बाद मोसेनिगो ने जोर्डनो ब्रूनो को वेनिस इंक्विजिशन के हवाले कर दिया। जिस शख्स ने उन्हें मेहमान और शिष्य बनकर बुलाया था, उसी ने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया था। वेनिस इंक्विजिशन की पूछताछ के दौरान ब्रूनो ने खुद का बचाव बड़ी ही चतुराई से किया। उन्होंने टू फोल्ड ट्रुथ की स्कोलास्टिक डिफेंस का इस्तेमाल किया। उन्होंने तर्क दिया कि वो अपने ब्रह्मांडीय और मेटाफिजिकल विचारों को एक प्राकृतिक दार्शनिक के रूप में रखते हैं, न कि एक थियोलॉजियन के रूप में। इसलिए उनके विचार सीधे सीधे कैथोलिक सिद्धांतों को चुनौती नहीं देते। उन्होंने कुछ छोटी मोटी शंकाओं को स्वीकार किया और चर्च के अधिकार के प्रति काफी हद तक समर्पण दिखाया। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें एक हल्की सजा और पश्चाताप का मौका देकर छोड़ दिया जाएगा। वेनिस इंक्विजिशन शायद ऐसा कर भी देती, लेकिन रोम में बैठी मुख्य इंक्विजिशन इस हाई प्रोफाइल कैदी को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। रोम इंक्विजिशन ने ब्रूनो की गंभीरता को पहचान लिया था। वो सिर्फ एक मामूली धर्म विरोधी नहीं थे, वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बुद्धिजीवी थे जिनकी किताबें पूरे यूरोप में पढ़ी जा रही थीं। उनका मामला एक मिसाल बन सकता था। रोम ने वेनिस सरकार पर ब्रूनो को उनके हवाले करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। यह वेनिस की संप्रभुता का सवाल था और उन्होंने कुछ समय तक इसका विरोध किया, लेकिन अंत में रोम के दबाव के आगे वेनिस को झुकना पड़ा। फरवरी 1593 में जियोर्नो ब्रूनो को जंजीरों में बांधकर रोम भेज दिया गया, जहां उन्हें होली ऑफिस के अंधेरे और नम कारागार में डाल दिया गया। जब उन्होंने वेनिस छोड़ा होगा तो शायद उन्हें एहसास हो गया होगा कि अब वो एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां से सूरज की रोशनी तक पहुंचना मुश्किल होगा। वो उस सिस्टम के दिल में जा रहे थे जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी भागते रहे थे। अब कोई संरक्षक नहीं था, कोई राजा नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। वो अकेले थे और उनके सामने था कैथोलिक चर्च का सबसे क्रूर और शक्तिशाली चेहरा, रोमन इंक्विजिशन। ये एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत थी जो अगले 7 सालों तक चलने वाली थी। एक अकेले इंसान और एक विशाल साम्राज्य के बीच की लड़ाई। अध्याय नंबर 6, रोम का अंधकार और 7 साल का इंतजार। रोम की जेलें वेनिस से कहीं ज्यादा भयानक थीं। जियोर्नो ब्रूनो को 7 लंबे और कष्टदायक सालों तक इन जेलों में रखा गया, मुख्य रूप से टावर ऑफ नोना में। यह 7 साल का लंबा मुकदमा इस बात का सबूत है कि इंक्विजिशन के लिए भी ब्रूनो को दोषी ठहराना आसान नहीं था। उनकी प्रकाशित किताबें लैटिन में लिखी गई थीं, जो आम भाषा नहीं थी। साथ ही वे अत्यधिक सांकेतिक और दार्शनिक रूप से जटिल थीं। उन किताबों के आधार पर एक कानूनी रूप से ठोस मामला बनाना मुश्किल हो रहा था। इंक्विजिशन के थियोलॉजियंस और ब्रूनो के बीच एक बौद्धिक गतिरोध बन गया था। ब्रूनो अपने दार्शनिक तर्कों से हर आरोप का जवाब दे रहे थे, लेकिन इस गतिरोध को एक बहुत ही क्रूर तरीके से तोड़ा गया।
इंक्विजिशन ने जेल के मुखबिरों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने ब्रूनो की कोठरी में दूसरे कैदियों को रखा, जिनका काम ब्रूनो से दोस्ती करके उनके निजी विचार उगलवाना था। इन मुखबिरों में सबसे महत्वपूर्ण और विनाशकारी साबित हुआ फ्रा सेलेस्टिनो दा वेरोना नाम का एक कैपुचिन पादरी। सेलेस्टिनो ब्रूनो के साथ वेनिस और रोम दोनों की जेलों में एक ही सेल में रहा था। उसने इंक्विजिशन को ब्रूनो के साथ हुई अपनी निजी बातचीत के बारे में विनाशकारी गवाही दी। उसने वो सारी बातें बता दी जो ब्रूनो ने शायद गुस्से में या भरोसे में या निराशा में कही होंगी। सेलेस्टिनो ने गवाही दी कि ब्रूनो निजी तौर पर पोप का मजाक उड़ाते थे, वर्जिन मैरी की पवित्रता से इनकार करते थे, क्राइस्ट के ईश्वर होने को खारिज करते थे और यह मानते थे कि कैथोलिक चर्च केवल अज्ञानता और बल के दम पर टिका हुआ है। इस गवाही ने ब्रूनो के फिलोसॉफिकल डिटैचमेंट वाले बचाव को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब यह मामला सिर्फ किताबों में लिखे विचारों का नहीं रह गया था, यह सीधी सीधी ईश निंदा का मामला बन गया था। इतिहासकार जर्मनो मैफ्रेडा द्वारा हाल ही में किए गए शोध से पता चलता है कि सेलेस्टिनो को जेल में असाधारण रूप से अच्छा बर्ताव मिलता था। उसे भरपूर भोजन, अच्छे कपड़े और अन्य सुविधाएं दी जाती थीं। इससे यह शक और भी गहरा हो जाता है कि वो इंक्विजिशन का एक भुगतान किया हुआ एजेंट था, जिसे खास तौर पर ब्रूनो को तोड़ने के लिए ही भेजा गया था। इस कहानी का सबसे क्रूर मोड़ यह है कि खुद सेलेस्टिनो को बाद में सितंबर 1599 में एक पश्चाताप न करने वाले धर्म विरोधी के रूप में जिंदा जला दिया गया। यह इंक्विजिशन के निर्मम और आत्मभक्षी स्वभाव का एक भयानक उदाहरण था। 1599 में पोप क्लेमेंट अष्टम ने इस मामले को खत्म करने के लिए अपने सबसे प्रतिभाशाली थियोलॉजियन कार्डिनल रॉबर्ट बेलारमाइन को नियुक्त किया। बेलारमाइन एक चतुर और कठोर इंसान थे, वही बेलारमाइन जो बाद में गैलीलियो का मुकदमा भी चलाएंगे। बेलारमाइन ने महसूस किया कि सुनी सुनाई बातों के आधार पर ब्रूनो को दोषी ठहराना मुश्किल होगा, इसीलिए उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने ब्रूनो की प्रकाशित किताबों और मुकदमे के दौरान दिए गए बयानों से सीधे सीधे 8 विशिष्ट विधर्मी प्रस्ताव निकाले। उन्होंने इन 8 पॉइंट्स को ब्रूनो के सामने एक अल्टीमेटम के रूप में प्रस्तुत किया। या तो इन सभी को बिना शर्त खारिज करो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। बेलारमाइन द्वारा बनाई गई सटीक सूची तो खो गई थी जब नेपोलियन ने वेटिकन के अभिलेखागार को स्थानांतरित किया और कई दस्तावेजों को एक पल्प फैक्ट्री में बेच दिया गया। लेकिन 1940 में एंजेलो मर्काटी द्वारा फिर से खोजे गए 1598 के ट्रायल की समरी के आधार पर इतिहासकारों ने उन 8 आरोपों को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया है। ये 8 आरोप ब्रूनो की पूरी सोच का निचोड़ थे। पहला, कॉस्मोलॉजी, एक अनंत ब्रह्मांड, दुनिया की अनंतता और अन्य ग्रहों पर जीवन के अस्तित्व का दावा करना। दूसरा, क्रिस्टोलॉजी, क्राइस्ट की दिव्यता और उनके अवतार लेने से इनकार करना, यह दावा करना कि जीसस केवल एक असाधारण कुशल जादूगर थे। तीसरा, ट्रिनिटी, पवित्र ट्रिनिटी को अस्वीकार करना और पवित्र आत्मा को दुनिया की आत्मा के बराबर मानना। चौथा, ट्रांसबस्टैंटिएशन, यूकरिस्ट के रोटी और शराब के मसीह के शरीर और रक्त में वास्तविक भौतिक परिवर्तन से इनकार करना। पांचवां, मैरियोलॉजी, जीसस की मां मैरी की चिरकुमारी होने से इनकार करना। छठा, आत्मा और मानव शास्त्र, आत्माओं के पुनर्जन्म में विश्वास करना और आत्मा को केवल शरीर का एक नाविक बताना जो आगे बढ़ जाता है, न कि एक शाश्वत व्यक्तिगत इकाई। सातवां, सोटेरियोलॉजी, शाश्वत नरक की धारणा को अस्वीकार करना और यह दावा करना कि अंततः सभी प्राणी ईश्वर के साथ फिर से मिल जाएंगे। और आठवां, एक्लेसियोलॉजी, यह कहना कि कैथोलिक चर्च हिंसा और अज्ञानता के माध्यम से काम करता है और व्यक्तिगत रूप से जादुई कलाओं का अभ्यास या बचाव करना। बेलारमाइन ने ये 8 प्रस्ताव ब्रूनो के सामने रखे और बिना किसी शर्त के उन्हें पूरी तरह से त्यागने की मांग की। अब इंक्विजिशन की रणनीति ब्रूनो के अपराध को साबित करने से हटकर उनके पूर्ण बौद्धिक आत्मसमर्पण की मांग करने पर आ गई थी। ये ज्ञान और सत्ता की सीधी टक्कर थी। ब्रूनो के सामने अब एक ही विकल्प था, या तो वो अपने जीवन भर के काम, अपनी पूरी सोच, अपने अस्तित्व के हर रेशे को नकार दें, या फिर आग की लपटों का सामना करें। 7 साल के अंधेरे के बाद अब फैसला घड्डी आ गई थी। अध्याय नंबर 7, कैंपो द फ्योरी और एक अमर चिंगारी।
1599 का ज्यादातर समय जॉर्डनो ब्रूनो ने कार्डिनल बेलारमाइन और इंक्विजिशन के साथ एक हताश बौद्धिक नृत्य में बिताया। वो एक अजीब खेल खेल रहे थे। वो कुछ प्रस्तावों से पीछे हटने के लिए सहमत होते, लेकिन फिर तुरंत ही उनमें ऐसे जटिल थियोलॉजिकल स्पष्टीकरण जोड़ देते जो असल में उनकी मूल मान्यताओं की ही पुष्टि करते थे। वो झुकने का नाटक कर रहे थे, बिना झुके। लेकिन दिसंबर 1599 के अंत तक ब्रूनो का धैर्य और समझौता करने की इच्छा समाप्त हो गई। 7 साल की कैद, यातना और मनोवैज्ञानिक दबाव के बाद उन्होंने फैसला कर लिया था। उन्होंने औपचारिक रूप से ट्रिब्यूनल को सूचित किया कि उनके पास पश्चाताप करने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनसे किस बात का पश्चाताप करने की उम्मीद की जा रही है, और उनकी लिखी हुई किताबों में केवल दार्शनिक सत्य हैं। यह एक सीधी चुनौती थी। 20 जनवरी 1600 को पोप क्लेमेंट अष्टम ने मुकदमे को समाप्त करने का आदेश दिया। ब्रूनो को एक पश्चाताप न करने वाला, जिद्दी और हट्ठी विधर्मी घोषित किया गया। 8 फरवरी को उन्हें एक औपचारिक समारोह में उनकी पुरोहिताई से वंचित किया गया। उनसे उनके सारे पद छीन लिए गए, उनके डोमिनिकन वस्त्र उतार दिए गए और उन्हें धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को सौंप दिया गया, बिना खून बहाए सजा देने के लिए। यह जिंदा जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पारंपरिक यूफीजिज्म यानी व्यंजना थी। अपनी मौत की सजा सुनने पर ब्रूनो ने शांत और दृढ़ता से अपने जजों की ओर देखा और इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और साहसी बयानों में से एक दिया, मयोरी फोर्सन कम टिमोर सेंटेंशियम इन मी फेर्थिस क्वाम ईगो एक्सिपियम, यानी शायद तुम ये सजा मेरे खिलाफ सुनाते हुए मुझसे ज्यादा डर रहे हो जितना मैं इसे स्वीकार करते हुए डर रहा हूं। इन शब्दों में एक अकेले निहत्थे इंसान की उस विशाल सत्ता के खिलाफ नैतिक जीत छिपी थी जो उसे शारीरिक रूप से नष्ट करने जा रही थी। 17 फरवरी 1600 की सुबह रोम के एक व्यस्त बाजार कैंपो द फ्योरी में ब्रूनो को एक खच्चर पर बैठा कर लाया गया। क्योंकि वो लगातार अपने जल्लादों के खिलाफ बोल रहे थे, उनके मुंह पर लकड़ी का एक शिकंजा कस दिया गया था ताकि वो हमेशा के लिए चुप हो जाएं। उन्हें नग्न अवस्था में एक लोहे के खंभे से बांध दिया गया। कॉन्फ्रेटर्निटा डेला मिसेरिकॉर्डिया नाम का एक धार्मिक समूह वहां मौजूद था, जिसका काम था निंदित व्यक्ति को नैतिक समर्थन देना। चश्मदीदों के बयानों के अनुसार, जैसे गैस्पर शॉपे द्वारा उसी दिन लिखे गए एक पत्र में, जब आग की लपटें उठने लगीं और एक पादरी ने उनके चेहरे के सामने एक क्रॉस किया, तो ब्रूनो ने गुस्से से अपना चेहरा फेर लिया। उन्हें जिंदा जला दिया गया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी राख को इकट्ठा किया गया और जानबूझकर टाइबर नदी में फेंक दिया गया। चर्च यह सुनिश्चित करना चाहता था कि भविष्य के अनुयायियों को प्रेरित करने के लिए उनका कोई अवशेष, कोई रिलिक न बचे। वो ब्रूनो के हर भौतिक निशान को मिटा देना चाहते थे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि ब्रूनो की असली विरासत उनके शरीर में नहीं, उनके विचारों में थी, और विचारों को न तो जलाया जा सकता है और न ही नदी में बहाया जा सकता है। ब्रूनो की मृत्यु के तुरंत बाद उनकी सभी किताबों को इंडेक्स लिब्रोरम प्रोहिबिटोरम में डाल दिया गया, जहां वे 20वीं सदी तक बनी रहीं, लेकिन उनकी बौद्धिक विरासत को मिटाया नहीं जा सका। 19वीं सदी में उन्हें अक्सर एक विज्ञान के लिए शहीद के रूप में देखा गया, जो कोपरनिकस के सिद्धांत के लिए मर गया। यह एक सरलीकरण है। ब्रूनो गैलीलियो या केपलर की परंपरा में एक अनुभवजन्य वैज्ञानिक नहीं थे। वो एक नियोप्लाटोनिक दार्शनिक, एक रहस्यवादी और एक हर्मेटिक जादूगर थे, जिनके ब्रह्मांडीय निष्कर्ष कट्टरपंथी थियोलॉजिकल कटौती से निकले थे। जैसा कि इतिहासकार फ्रांसिस येट्स ने दिखाया है, हेलियोसेंट्रिज्म का उनका बचाव सौर जादू और प्राचीन मिस्र के धर्म को पुनर्जीवित करने की उनकी इच्छा से गहराई से जुड़ा हुआ था। लेकिन दूसरी ओर वेटिकन के क्षमा प्रार्थी, जो यह तर्क देते हैं कि उनकी फांसी केवल रूढ़िवादी धर्म के उल्लंघन के लिए वैध कारणों से हुई थी, वे भी उस गहरे खतरे को समझने में विफल रहते हैं जो ब्रूनो के बहुलवादी विश्व दृष्टि ने सत्तावादी शक्ति संरचनाओं के लिए पैदा किया था। ब्रूनो का संघर्ष सीमाओं के खिलाफ एक ज्ञानमीमांसीय युद्ध था। चाहे वो अरस्तु के खगोलीय क्षेत्रों की स्थानिक सीमाएं हों, काउंटर रिफॉर्मेशन सिद्धांत की थियोलॉजिकल सीमाएं हों, या द विंकुलिस में मानव समाज की मनोवैज्ञानिक सीमाएं हों, ब्रूनो ने एक ऐसे दिमाग का प्रतिनिधित्व किया जिसने मूल रूप से समाहित होने से इनकार कर दिया। उनकी मृत्यु ने मुक्त विचार और हठधर्मी सत्ता के बीच संघर्ष की ऐतिहासिक कथा को गैल्वनाइज कर दिया। 1889 में
इटली के एकीकरण और रोम में पापल की अस्थायी शक्ति के अंत के बाद फ्री थिंकर्स, छात्रों और एंटी क्लेरिकल फ्रीमेसन्स के एक गठबंधन ने कैंपो द फ्यूरी में ठीक उसी स्थान पर जोर्नो ब्रूनो की एक कांस्य प्रतिमा स्थापित की जहां उन्हें जलाया गया था। एटोर फेरारी द्वारा घड़ी गई हुड वाली विद्रोही प्रतिमा सीधे वेटिकन का सामना करती है, जो विचार की अनंतता के स्थायी स्मारक के रूप में खड़ी है। दाम पर उनका जलना उनकी फिलॉसफी का विनाश नहीं था, बल्कि इसका सबसे स्थायी उत्प्रेरक था। वो चिंगारी जो कैंपो द फ्योरी में जली थी, वो आज भी उन सभी के दिलों में जल रही है जो ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने की हिम्मत करते हैं। अब आखिर में कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी जोर्डनो ब्रूनो की कहानी, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने सितारों से दोस्ती की और जमीन के खुदाओं से दुश्मनी मोल ले ली। ब्रूनो की जिंदगी हमें क्या सिखाती है? क्या वो सिर्फ एक ऐतिहासिक किरदार हैं, या उनकी कहानी आज भी हमारे लिए मायने रखती है? मेरी नजर में ब्रूनो की कहानी हमें सबसे पहली और सबसे जरूरी बात सिखाती है, सवाल पूछने की हिम्मत। उस दुनिया में जहां हर सवाल का एक ही तयशुदा जवाब था, ब्रूनो ने क्यों और क्या अगर पूछने की हिम्मत की। उन्होंने उस आरामदेह झूठ को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसमें पूरी दुनिया जी रही थी, और एक असहज सच की तलाश में निकल पड़े। आज की दुनिया में जहां हमें इंफॉर्मेशन से भर दिया जाता है, जहां सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम नैरेटिव हमें बताते हैं कि क्या सोचना है, ब्रूनो की याद हमें यह दिलाती है कि हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें चीजों को जस का तस स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी गहराई में जाकर सवाल पूछने चाहिए। दूसरी बात जो हम ब्रूनो से सीखते हैं वो है बौद्धिक ईमानदारी। ब्रूनो चाहते तो आसानी से अपनी जान बचा सकते थे। उन्हें बस अपने विचारों से मुकरना था, माफी मांगनी थी और चर्च की सत्ता के आगे झुक जाना था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके लिए अपने सच के साथ खड़ा रहना अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती था। ये हमें सिखाता है कि हमारे सिद्धांत और हमारे मूल्य सिर्फ कहने के लिए नहीं होने चाहिए। असली परीक्षा तब होती है जब उन पर टिके रहने की कीमत चुकानी पड़े। ब्रूनो ने सबसे बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन वो अपनी आत्मा से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। और अंत में ब्रूनो की कहानी हमें विचारों की ताकत के बारे में बताती है। एक सत्ता, एक साम्राज्य, एक संस्था किसी इंसान को शारीरिक रूप से मार सकती है, उसे जला सकती है, उसकी राख को बिखेर सकती है, लेकिन वो एक विचार को नहीं मार सकती। ब्रूनो का शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उनका ये विचार कि ब्रह्मांड अनंत है, कि हम अकेले नहीं हैं, कि सच किसी एक किताब या संस्था की बपौती नहीं है, वो विचार जिंदा रहा। वो विचार गैलीलियो, स्पिनोजा और अनगिनत दूसरे विचारकों और वैज्ञानिकों के काम में फलता फूलता रहा। आज जब हम जेम्स वेब टेलीस्कोप से हजारों नई गैलेक्सी की तस्वीरें देखते हैं, तो हम असल में जोर्डनो ब्रूनो के सपने को सच होते हुए देख रहे होते हैं। उनकी जिंदगी एक चेतावनी भी है। कट्टरता चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या वैचारिक, वो हमेशा मुक्त विचार की दुश्मन होती है। ब्रूनो को सिर्फ कैथोलिकों ने नहीं, बल्कि कैल्विनिस्ट और लूथरन्स ने भी अस्वीकार कर दिया था। ये दिखाता है कि कोई भी इज्म जब सवाल पूछने पर पाबंदी लगा देता है तो वो खतरनाक हो जाता है। तो अगली बार जब आप रात में आसमान की तरफ देखें, तो उन तारों के पीछे सिर्फ गैस के गोले मत देखिएगा। उनके पीछे एक इंसान की कुर्बानी को याद कीजिएगा, जिसने हमें यह बताने की हिम्मत की कि हमारी दुनिया इस अनंत ब्रह्मांड में रेत के एक कण से ज्यादा कुछ नहीं है। और यही एहसास हमें विनम्र और जिज्ञासु बनाता है। इस प्रेरणादायक कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जोर्डनो ब्रूनो की यह कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको उनकी जिंदगी से सबसे बड़ी सीख क्या मिली। ऐसी ही और कहानियों के लिए ऑडियो बुक लेजेंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इन कहानियों को जिंदा रखने के लिए यहाँ हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।